नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनावों की सीरीज में आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार मुहिम चला रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस सरकार को एक सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में साबित करने किया जाए और भ्रष्टाचार के आरोप के तहत चुनाव मैदान में उतरा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य स्तर पर कोई भी ऐसा क्रेडिबल फेस है जो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी की जो चुनावी अभियान है उसको धार दे सके, उसको एक निर्णायक अंजाम तक पहुंचा सके। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के पहले बीजेपी की सरकार रही और लगभग 15 साल तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और रमन सिंह एज ए चीफ मिनिस्टर ये कहा जा सकता है कि वे बहुत पॉपुलर थे आदिवासी इलाकों में। आदिवासी लोग उनको एक बहुत ही सम्मान और भरोसे के साथ देखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीति बदली और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक के बाद एक जन आंदोलन चलाया गया और इसी दौरान कांग्रेस के लगभग आधे दर्जन कद्दावर नेता नक्सली हमलों में शहीद भी हुए। तो जिसके चलते कि रमन सिंह की जो राजनीतिक चमक थी, जो धाक थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो कमजोर हुई। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो आज से लगभग 4.25 साल पहले वहां की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी का मौका दिया। तब से वहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार का दावा है कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, हेरिटेज को बचाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनका ये भी कहना है कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें चल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रो पीपुल, प्रो ट्राइबल, प्रो यूथ कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है। और किसानों के मामले में जिस तरह के फैसले छत्तीसगढ़ की सरकार ले लिए हैं उस तरह का फैसला देश के किसी भी दूसरे राज्य की सरकार ने नहीं लिया है। तो क्या माना जाए कि इस बार जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव डेवलपमेंट के सवाल पर लड़ा जाएगा, बेरोजगारी दूर करने के सवाल पर लड़ा जाएगा, किसानों की हालत सुधारने के सवाल पर लड़ा जाएगा, या बीजेपी की जो कोशिश है भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के चुनाव लड़ने के उस सवाल पर लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई करती रही हैं और सत्तारूढ़ दल के कई विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार के कई अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री के करीबियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और समझा जा रहा है कि चुनाव के दौरान कुछ और बड़े नेताओं और अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है ईडी की तरफ से। हम सब जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स के मामले में छत्तीसगढ़ देश के कुछ सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से एक है और देश की जितनी बड़ी कारपोरेट घराने हैं उनकी कोई न कोई यूनिट छत्तीसगढ़ में है। तो कारपोरेट घरानों के सपोर्ट का जहां तक सवाल है, नेचुरल रिसोर्स का जहां तक सवाल है, मिनरल्स का जहां तक सवाल है, इस मामले में भी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बेहद अच्छी है, बेहद संतोषप्रद है। बावजूद इसके क्या वजह है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
लगते रहे हैं और बीजेपी भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बना के चुनाव मैदान में जाने वाली है। एक और मजेदार बात है, जैसा कि मैं कल भी अपने वीडियो में बताया था, जब राजस्थान विधानसभा के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, वहां के चुनाव के सिनेरियो के बारे में बात कर रहा था, उसके पहले मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में मैं बात कर रहा था, तब भी मैंने चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अंदरूनी कलह की शिकार हैं। एक तरफ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और दूसरी तरफ दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वे अपने अंदरूनी कलह को नियंत्रित करने में अभी तक पूरी तरह कामयाब नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि रमन सिंह को हाशिए पर रख के एक पैरेलल लीडरशिप डेवलप किया जाए, जो कि कांग्रेस की सरकार से दो दो हाथ कर सके, कांग्रेस की सरकार को चुनौती पेश कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की विफलता को देखते हुए शायद छत्तीसगढ़ में बीजेपी आलाकमान एक बार फिर रमन सिंह को ही आगे करके चुनाव लड़ने की तैयारी में। वैसे चेहरे के तौर पर पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी के ही चेहरे को आगे रखा गया है और इन सभी 5 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां पर नरेंद्र मोदी के ही नाम पर वोट मांगा जाएगा। लेकिन जो रणनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनाई है, जो रणनीति राजस्थान में बीजेपी ने अपनाई है, वही रणनीति छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जिनका अलग अलग रीजन्स में प्रभाव है, उनको अपने अपने रीजन्स में पार्टी के लिए काम करने को, पार्टी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन ये भी चर्चा है कि जितने भी मौजूद नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में, उनमें आज भी बावजूद इसके कि 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने की वजह से रमन सिंह की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हुई, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो आज भी रमन सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, बीजेपी का हर कैडर जानता है, बीजेपी का हर नेता जानता है और इसलिए रमन सिंह को अब शायद चुनाव में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और उनको एक प्रमुख भूमिका में पेश किया जा सकता है। बीजेपी का आरोप है कि बघेल सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। उनकी सरकार में शामिल विधायक, मंत्री, अधिकारी, यहाँ तक कि बघेल के परिवार के सदस्य भी तमाम तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं और इसीलिए उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, उन सबके खिलाफ जांच चल रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मान के कांग्रेस के खिलाफ अपना जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन जिस तरह की स्ट्रेटेजी, जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेनिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खासतौर से राहुल गांधी और बघेल की तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, उससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये सच है कि बघेल की सरकार पर आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ये सच है कि बघेल की सरकार पर भाई भतीजावाद, परिवारवाद के गंभीर आरोप हैं। ये सच है कि बघेल की सरकार पर छत्तीसगढ़ की एक बहुसंख्यक आबादी को अनदेखा करने का आरोप है। बावजूद इसके यह भी सच्चाई है कि बीजेपी की जो क्षेत्रीय लीडरशिप है वह अभी भी बघेल के सामने उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी की एक दूसरी कोशिश भी है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उठाया जाए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में जब आई थी
तो उसमें पावर शेयरिंग को लेके वहां के जो सबसे कद्दावर आदिवासी नेता और राजा हैं टी.एस. सिंहदेव, उनके और बघेल के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत ढाई ढाई साल का फार्मूला बनाया गया था और कहा गया कि था कि 2.5 साल बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल के बाद बघेल कुर्सी छोड़ देंगे, टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद बघेल ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया और उनका तर्क था कि जब चुनाव हो रहा था राज्य में, तो उस समय बघेल के नाम पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो जो जनादेश मिला था वो बघेल के नाम पर जनादेश मिला था। इसलिए उनका एक नैतिक दावा है कि उनको 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने देना चाहिए। इसलिए पार्टी आलाकमान भी उस समय बघेल को डिस्टर्ब करने के पक्ष में नहीं हुई और टी.एस. सिंहदेव को समझा बुझा के फिर एक बार पार्टी में ही बने रहने के लिए कहा गया और पार्टी को एक बार फिर सत्ता में लाने में सहयोग करने के निर्देश जारी किए गए। तो टेक्निकली टी.एस. सिंहदेव आज भी कांग्रेस पार्टी में है, सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी टी.एस. सिंहदेव और बघेल के बीच में बहुत अच्छा संबंध नहीं है और इसका परिणाम देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, जब एक बार फिर सत्ता का संघर्ष तेज होगा। बघेल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बघेल का दावा है कि उन्होंने 5 साल के दौरान, 4.5 पौने 5 साल के दौरान वेलफेयर के मामले में छत्तीसगढ़ को देश के बाकी राज्यों की कतार में ले जाकर खड़ा कर दिया। चाहे धान की मामला हो, बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो या राम वन गबन पथ बनाने का मामला हो, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल हो, छत्तीसगढ़ की महिलाओं, आदिवासियों को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का सवाल हो, इन सभी मुद्दों पर बघेल सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। इसलिए उनको पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर उनको अपना जनादेश देगी और कांग्रेस पार्टी की दोबारा वापसी होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते शायद कांग्रेस पार्टी को इस बार उतनी सीट न मिले जितनी सीट की 5.25 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन सीटें घट सकती हैं, वोटिंग परसेंटेज घट सकता है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सीट भले ही थोड़ी कम हो जाए, वोटिंग परसेंटेज भले ही थोड़ी कम हो जाए, लेकिन सरकार फिर से कांग्रेस की ही बनेगी। एक और बहुत ही मजेदार डेटा है जो छत्तीसगढ़ के बारे में हम सबके सामने है। पिछले विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता अपने को प्रोजेक्ट करने वाले नेता के बीच में एक समझौता हुआ था। आज वे इस दुनिया में नहीं है और उनके बेटे अमित जोगी उस पार्टी को चला रहे हैं जिसकी स्थापना उन्होंने किया था अजीत जोगी ने। मायावती और अजीत जोगी के बीच में जो अलायंस हुआ था, पॉलिटिकल अलायंस, उस अलायंस के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को काफी अच्छे वोट परसेंटेज मिले थे और वह वोट परसेंट उन्होंने जो वोट था वह बीजेपी और कांग्रेस दोनों का काटा था। लेकिन इस बार अभी गठबंधन नहीं हो पाया है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी शायद इस बार का चुनाव अकेले लड़े अपनी पार्टी की तरफ से और अभी तक बीएसपी की तरफ से कोई अलायंस का ऐलान नहीं किया गया है। अगर बीएसपी और अमित जोगी अलग अलग अपने दल के प्रत्याशियों को उतारते हैं तो शायद इसका लाभ थोड़ा कांग्रेस को मिल सकता है और नुकसान फिर एक बार शायद बीजेपी को उठाना पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और मायावती में एक अघोषित समझौता है और मायावती उन्हीं डमी कैंडिडेट्स को उतारेंगी छत्तीसगढ़ के चुनाव में जो कि कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। उन्हीं क्षेत्रों में प्रत्याशी लड़ाएंगी
जिन क्षेत्रों में कि कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे होंगे। जातीय समीकरण को भी ध्यान रखते हुए मायावती की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा और उसका राजनीतिक लाभ शायद बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर चर्चा किया जाए तो आज की तारीख में पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताई जा रही है और जो अपोजिशन डिवाइडेड है, बीएसपी, अमित जोगी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर का आंतरिक कलह, इसका भी कुछ हद तक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अभी तो चुनाव की तारीख नहीं घोषित हुई है, प्रत्याशियों को पूरी तरह से अभी चयन भी नहीं हुआ है, न उनके नामों की घोषणा हुई है। लेकिन अभी तक के जो राजनीतिक हालात हैं, उस पे अगर उसके आधार पर अगर कहा जाए और उसको एनालिसिस किया जाए तो एक बात तय है कि आर्थिक भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगे हैं कांग्रेस की सरकार पर, बघेल की सरकार पर, उसका कुछ हद तक नुकसान जरूर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। अब देखना है कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों का जवाब कांग्रेस पार्टी किस तरह से देती है, किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज करती है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी किस तरह से कमतर करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरह की मेहनत राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां के मुख्यमंत्री बघेल की तरफ से देखने को मिल रही है, इसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि इलेक्शन स्ट्रेटजी के मामले में, इलेक्शंस के प्रिपरेशंस के मामले में, नैरेटिव्स के मामले में कम से कम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर दिखाई दे रही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।